वालेकुम नाजरीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैसली। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर सर्दी अपने जोबन पर आ चुकी है और सर्दियों की सबसे अहम सौगात है मछली। इस वक्त हम मौजूद हैं रसूल बेराज पे, एक ऐसी जगह जो कि मछली की वजह से और दरियाए जेलम की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ पर एक ऐसा शख्स भी है जो कुछ साल पहले तही दस्त था, यानी कि उसके खाली हाथ थे लेकिन ख्वाब बहुत बड़े थे। वो मजदूरी किया करता था, 50 रुपये एक पीस मछली का फ़रोख्त किया करता था, उधार लेकर गंडेरियां फ़रोख्त किया करता था। लेकिन उसका ख्वाब ये था कि एक दिन मैं करोड़ों का रेस्टोरेंट बनाऊंगा और उस शख्स ने कर दिखाया। आज रसूल बेराज पे मौलवी आसिफ फिश पॉइंट बहुत मशहूर है। यहाँ के रहने वाले तो उसको जानते ही हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी फिश लवर्स हैं वो इनको जानते हैं। जब बेग साहब ने अपना काम का आगाज़ किया तो लोगों ने कहा कि ये तो कंगला है, इसके पास तो कुछ भी नहीं, फिर ये मछली फरोश है। इस हद तक लोग आगे कि इनके अपने ख़ानदान वालों ने इनका बायकॉट कर दिया, लेकिन मौलवी आसिफ ने पीछे नहीं देखा, हार नहीं मानी और आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खड़ा कर दिया, जिसकी जो डेली की, जिसकी रोज़ाना की जो इनकम है, जो प्रॉफिट है और जो सेल है वो 4 से 5 लाख रुपया है। यहाँ पर बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं गाड़ियों की और लोग यहाँ पर मछली खाते हैं। इनसे इनकी स्ट्रगल की कहानी भी जानते हैं, इसके साथ साथ इनसे पूछते हैं कि मछली की कौन सी खुसूसियात होती हैं, आपको मछली खरीदते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आइए ज़रा आज की खुसूसी रिपोर्ट में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहतरम, कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। मुझे ये बताएं, रसूल बैराज की पहचान है मौलवी आसिफ मछली फरोश, आज इतना कामयाब बिजनेस चला रहे हैं, लाइनें लगी हैं गाड़ियों की, यहाँ तक कैसे पहुँचे, स्ट्रगल कैसे की और इतना कामयाब बिजनेस इस छोटे से गाँव में कैसे बना लिया? पहले तो आपने जो मछली फरोश है इससे ना मैं एक्सेप्ट अब नहीं करता। किसी दौर में करता रहा हूँ। आप मौलवी आसिफ फिश पॉइंट कहो इसे। आप कहो एक दफ़ा। अच्छा, मौलवी आसिफ फिश पॉइंट, यानी कि आप जदीद ज़माने के साथ मॉडर्न हो गए। बिल्कुल, ये चेंजिंग तो होती है ना। तो जो आपका सवाल है ना, इसके पीछे बहुत लंबी दास्तान है, आपके पास 3.5 घंटे नहीं होंगे। बस जद्दोजहद मैंने जारी रखी। मैं ठिप्पे भी सवाल लेता था, लोग तो ठिप्पे फेंक देते हैं ना। मैं कंजूस, पनिया, क्या क्या अल्फाज लोगों ने कहे हैं कि ये जनाब देखो ठियान कंजूस है इतना, ये रोटी भी एक टाइम दोपहर को खाते नहीं, छोड़ देता है इधर में। मेरे जहन में बहुत बड़ा मनसूबा था। मैं अल्लाह ताला पे बड़ा शक कर रहता हूँ। मैं करोड़ों का होटल बनाना चाहता था। ठीक है। तो मैंने अपने दोस्त से एक जिक्र किया तो उसने कहा तेरे वो तुम आपके पोतरे और दोतरे बनाएंगे, आप नहीं बनाओगे। यानी कि जब आपने 200 रुपया उधार लेके गंडेरियाँ बेचना शुरू की तब आपके दिमाग में था कि मैंने करोड़ों का होटल बनाना है? मेरी मंजिल वो थी, ये मेरी मंजिल तो नहीं थी ना ठीक है। कि सड़क के ऊपर मैं जाकर उधर साफ ठाल के बैठा रहूँ। मैं तो पैसे इकट्ठे करना चाहता था कि मैं करोड़ों का होटल बनाना चाहता हूँ। मैंने फिर ठिप्पे इकट्ठे किए, मेरे पास 4,80,000 रुपया इकट्ठा हो गया। ठीक है। उस वक्त 5 लाख के पचारो आती थी। ठीक है। 5 लाख के नेो पचारो आती थी। अब तो पराठा वगैरह आ गया। तो मेरे पास इतने पैसे होने के बावजूद मैंने फिर 17,000 का यामा ख़रीदा। बिल्कुल 78 मॉडल, बहुत बेहतरीन, उस वक्त का बेहतरीन था। उस पर फिर बड़ी जद्दोजहद की। फिर आस्ता आस्ता अल्लाह ताला ने मेरा बड़ा साथ दिया कि मैंने एक फ़िक्रा लिखा कि मच्छी मौलवी दी बोतल पेप्सी की। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। फिर आस्ता आस्ता चलते चलते ये जगह मैंने ख़ुद ख़रीदी। तो लोग कहते हैं 23 लाख रुपए की जगह ख़रीद के इसने सारे ख़त्म कर दिए। अब तो मेरे पास पैसा भी नहीं था, कर्जा उठा के कुछ जगह में कुछ अपने डाल के ले ली। तो मैं जो इतने झाड़ियाँ और सरूर थे, मेरे पास मशीन के लिए तो पैसे थे नहीं, कंगला होकर बैठ गया। मैंने वो खुद ही कई वेलचे वगैरह लेकर खुद ही उसे खेड़ना शुरू कर दिया, इस जगह को ठीक करना शुरू कर दिया। 4 साल में इस जगह पर ऊपर आकर रोज़ काम करता था अकेले ही, कोई मेरे साथ नहीं आता था, मज़दूरों के लिए पैसे नहीं थे। फिर मैंने एक पिलर खड़ा किया था जहाँ उस वक्त 10,000 रुपया लगता था एक पिलर। मैं ठेकेदार से कहा कि एक पिलर मुझे महीने बाद खड़ा कर दे कर, तो खड़ा कर देता था। फिर अल्लाह ताला ने करम किया आपकी दुआओं से, तो ये आप देखो बिल्डिंग, ये रौनकें, ये दुआएं आप लोगों के साथ हैं। तो अल्लाह ताला की मेरी बड़ी मेहरबानी। तो यही मुल्क है, यही वो गाँव। अब एक और स्टोरी आपको थोड़ी सी सुनाने रहेगी। अब वो यूरोप में जो लोग रहते हैं ना, उनको मैं बताता, वो मेरी मशहूरियत सुनते हैं उधर, नाम भी है एक मछली के मामले में हमारा। तो वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं यार वो साथ बेग लिखा करो। अच्छा। आप क्यों नहीं लिखते? हम उन्हें कहते हैं कि वो मौलवी आसिफ हमारा रिश्तेदार है। तो वो कहते हैं नहीं, वो साथ बेग तो लिखता नहीं, यार साथ बेग लिखा करो। वही लोग, ये होता है सिक्का मनवाना और लोहा मनवाना पंजाबी में कहते हैं। वाह, मतलब आपने मजदूर ने एक जो ख्वाब देखा और आखिरकार उसको पूरा कर लिया। मुझे ये बताएं, आपको गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया
वो हमीदा वहीदुद्दीन साहिबा ने, किस वजह से मिला और ये कितने अरसे पहले आपको मिला था? ये तकरीबन 4 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की। तो इधर हमारे मौजूदा भी MP हैं, मिनिस्टर भी रही हैं, तो वहाँ का खुद उन्होंने मुझे सफाई का अवार्ड दिया। अच्छा। सफाई और जायके का। एक तो हम ऑयल अच्छा इस्तेमाल करते हैं, दूसरे नंबर पे अब तो हमारी ग्रिल है, इसका नाम बड़ा मशहूर है। वो आस्ता आस्ता लोग जा रहे हैं ग्रिल की तरफ, वो फ्राई के पीछे चली जा रही है आस्ता आस्ता। मैं लोगों के साथ मोल्ड होता हूँ, उनके ज़हन के साथ मोल्ड होता जा रहा हूँ। जिस तरह लोग जो चीज़ अब स्टीम आ गई, एक वक्त आएगा ये फ्राई लोग भूलते जाएंगे, स्टीम ग्रिल नई से नई वैरायटी आती जाएगी। तो अल्लाह ताला का करम है, मेरे पास अच्छी क्वालिटी की सारी मछलियाँ होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, इतना अरसा पहले आपने ख्वाब देखा था, ये उस वक्त ख्वाब देखा जब हाथ में कुछ नहीं है, सिक्के हैं और लोग बातें कर रहे हैं, बरादरी वाले आग कर रहे हैं। आज जब आपने सब कुछ अचीव कर लिया, एक इतना अच्छा सेटअप है आपके पास, लोग आ रहे हैं, मुलाजिम इतने पास है, आप कैसा लगता है? अगर उस वक्त को सोचें तो कैसा, क्या ख्याल आता है ज़हन में? बड़ा अच्छा लगता है। एक तो मैं ना रिलेटिवों को कभी तनकीद का निशाना नहीं बनाया कि आप वो थे। अब मेरे से लोग पूछते हैं 5, 10 लाख 50 लाख की ज़रूरत हो तो बताना ना। उस वक्त हमारे रिश्तेदार 1000 रुपया को नहीं देता था। कामयाबी को इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, और क्या सोचते हैं कि जो बंदा आज, जो मौलवी आसिफ आज भी तो होंगे आसपास, कोई ना कोई तो रेडी लगा के बैठा होगा जिसके जहन में ये ख्वाब होगा, उसको क्या करना चाहिए? मैंने सारे दोस्तों को कारोबार करवाए हैं। मेरा कोई दोस्त ये नहीं कह सकता कि मुझे कारोबार नहीं करवाया। जो मेरे साथ बचपन में साथ खेले, उन सारों से मैं अभी भी राब्ते में हूँ। उनको खाना खिलाता हूँ, इकट्ठे बैठते हैं, उनकी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ, छोटी छोटी ख्वाहिशें उनकी, और उनको साथ मिल के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनकी ज़रूरतें, घर की ज़रूरतें वो भी पूरी करता हूँ। उनके बच्चों की तालीम के बारे में सोचता हूँ तो वो भी साथ देता हूँ उनका। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप 20 रुपये का 50 रुपये का एक पीस मछली का बेचा करते थे मजदूरी, तब दिहाड़ी या मंथली कितने पैसे कमाते थे? और अभी कोई एक रफ सा आइडिया बताएं, अभी कितने पैसे कमाते हैं? उस वक्त तकरीबन दिन को बन जाते थे बचत 300 रुपये, 250 रुपये, बड़े पैसे थे उस वक्त के, बड़े पैसे थे। ठीक है। तो आज अल्लाह ताला का करम है, हमारी सेल है 3-4 लाख रुपये पर डे। पर डे। और अगर हम इसको मुनाफा मिलाएं तो मंथली कितना को रफ सा आप बता सकते हैं, कितने पैसे कमाते हैं? देखो ना, बिजली के बड़े नर्ख बढ़ गए हैं, और मुलाजमों के अखराजात, अपने अखराजात, टैक्स बढ़े हैं हमारे पे, पब्लिसिटी टैक्स, कंडा टैक्स, इतने बिल्डिंग टैक्स, एक्साइज टैक्स, इतने टैक्स हैं। इन बच्चों की क्या कहते हैं सोरश पॉलिसी, उसके टैक्स, काफ़ी सारे टैक्स हैं। मैं कहता हूँ अगर मुझे ना 3-5 हज़ार रुपया रोज़ का बचे न पाया तो मेरे जो सारे मुलाजम खुश रहें। ये मेरी बिल्डिंग कायम रहे, मेरा नाम कायम रहे, अल्लाह ताला की दुआ से और करम से, तो ये सिलसिला चलता रहे, तो मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास मकान, घर, वो मैं सारा बिल्डिंग पे पैसा लगाता हूँ, घर नहीं लेके जाता, इधर ही सेटअप पे सारा पैसा लगाता रहता हूँ। मेरे घर तो इतनी ज़रूरतें नहीं, जब हमारे पास तो 4 मरले का मकान है, माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, छोटी सी फैमिली है, एक छोटी सी मेरे पास गाड़ी है, बस ठीक है, निज़ाम चल रहा है। बाकी जो बच्चे खुश हैं, ये सारे दूर दूर से आए हुए हैं, तो निज़ाम चल रहा है आपकी दुआ से। अच्छा, मैं तो आपके पास आया था मछली के बारे में प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ इतनी अच्छी लगी मुझे, तो मैंने कहा चले आपकी स्ट्रगल पे करते हैं कि एक मजदूर ने ख्वाब देखा और अपना रेस्टोरेंट बना लिया। अब ज़रा मछली की तरफ आते हैं। इस सीज़न में या कौन सी सीज़न में कौन सी मछली सबसे ज़्यादा खाई जाती है, या लोग कौन सी मछली सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? हमारे यहाँ तो लोगों का दूर का तो नहीं पता, हमारे यहाँ ग्रिल चिड़ा पसंद किया जाता है ठीक है। सबसे ज़्यादा। ये रात को फंक्शन सारे होते हैं, अब तो पार्टियाँ हमारे पास आती हैं, फंक्शन करते हैं, सालगिरह मनाते हैं, वैसे लोगों को पार्टी देते हैं। यहाँ से यूरोप से लोग जो आते हैं सारे हमारे पास आते हैं, बाहर से ऑफिसर आते हैं तो हमारे पास आते हैं, MP MLA मिनिस्टर, जो दूर दूर से सारे इधर आते हैं। ग्रिल चिड़ा हमारा सबसे टॉप क्लास पे इस जा रहा है, हम ग्रिल करते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास काला रोहू होता है, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जिस चिड़े का थोड़ा सा सीज़न है, उसके बाद मुख्तलिफ और नस्लें आगे आ जाएंगी, बचुआ नस्ल आ जाएगा, वो ग्रिल होगा। ग्रिल, आप ग्रिल की तरफ हम जा रहे हैं, वो उधर मोल्ड हो रहा है। वक्त के साथ साथ आप चेंज होते जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर हम मछली की खसूसियात के बारे में या खामियों के बारे में बात करें तो ये बताएं, सर्दी में या आम दिनों में मछली की क्या खसूसियत है, इससे कौन कौन सी बीमारी कंट्रोल होती है, या मछली खाने से फ़ायदा क्या क्या होता है? मछली खाने से एक तो मुझे समझ नहीं आती, जो लोग डॉक्टरों को 6-7 लाख रुपया देकर स्टड डलवाते हैं, क्यों डलवाते हो? मछली क्यों नहीं खाते?
उधर 7 लाख रुपया बाहर देना है, इधर 200 रुपये की या 500 रुपये की मछली नहीं ले के पाइया खा सकते, डॉक्टरों को दे आने हैं पैसे। इधर क्यों नहीं मोल्ड होते हैं, शरियाने बंद क्यों होती हैं कि इससे दूरी थोड़ी सी, इस मछली खाने से। एक और बड़ी अहम बात, आप 2 बच्चों को ना, एक बच्चे को मछली खिलानी शुरू कर दो, 1 साल बाद उसका जहन चेंज कर देख लेना, जिसको नहीं खिलाते उसका जहन देख लेना, ठीक है, वो बच्चा बहुत जहीन होगा। मैं लिख के देता हूँ इस बात को, सर्च कर लेना, तालीम में जाकर देख लेना उसे, उसके टीचर से पूछ लेना। मछली खाने से जहन भी तेज़, नज़र भी तेज़, सब कुछ बेहतर होता है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया, लेकिन मार्केट के अंदर जैसे भी आपने तालाब की मछलियों का बताया, वो तो अगर जिंदा मछली हो या आपकी किसी रेडी पे पड़ी हुई तो अब तो नज़र आ जाएगी। अब एक बंदे ने फ्राई करके आपके सामने रख दिए, कैसे पता चलेगा कि यार ये मछली तालाब की थी, दरिया की थी, ख़राब थी, ताज़ा थी? पहले तो मछली खरीदते वक्त ना रेडी से या कहीं से भी ले हो तो उसके ना जो ये गले के अंदर जो होती हैं ना, जिसे कहते हैं हम तो गलपेड़े से कहते हैं, इसे कलगियाँ भी कहते हैं लोग, इसे इसकी सुर्ख होनी चाहिए। ठीक है, उसका भी अगर लोगों ने हाल निकाल लिया, खून निकाल कर मछली का ऊपर लगा देते हैं, उसे पानी थोड़ा सा डलवा कर उसे कहीं से साफ़ करो तो बिल्कुल लाल होगी वो मछली ठीक। एक दूसरे नंबर पर उसकी आंखें अंदर धंसी हुई ना हो, अंदर घुसी है, समझो ये कल परसों की है, इसका बासी है, इसका कोई मज़ा नहीं आना। दूसरे नंबर खाने में दरिया की मछली का, जैसा देसी मुर्गा खाते हो तो पता चलता है ना, देसी मुर्गा एक अपना टेस्ट होता है उसका। तो ये फार्मिंग का भी आपको जजमेंट हो गया, बच्चे भी आज जजमेंट कर जाते हैं आपको। तो दरिया का एक अपना टेस्ट है, इसमें विटामिन भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये जैली खुराकें खा कर नहीं बनी होती दरिया की मछली, इसलिए वो थोड़ी सी महंगी ख़रीद लो, अच्छी क्वालिटी ख़रीदो। दूसरे नंबर पे 2-2.5 किलो के कम दाना नहीं खरीदना आपने, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे कांटे होंगे, अगर छोटा खरीद लिया जैसे सर के बाल हैं, आप लोग पका तो लोगे 2000 रुपया ला के घर पका लोगे, और आपने नहीं खाने, आपके बच्चों ने खाने, आप हमसायों को देकर आओगे, हमसायों ने बाहर फेंक के कहना बाजी बहुत अच्छा सालन था आपका, या मेरे बच्चे तो सारी चटम कर गए, हालांकि सारा झूठ होगा। अच्छा, मुझे अब ये भी बताइएगा, मछली को पकाने के लिए, फ्राई करने के लिए क्या बेहतरीन तरीका हो सकता है, घर के अंदर या बाहर? अक्सर तो लोग कहते हैं कि इसको बहुत फ्राई नहीं करना चाहिए, इसको एक हल्की आंच पे पकाना चाहिए, मसाले बहुत ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए, तो किस तरह इसको फ्राई करना चाहिए? सबसे पहले मछली को धो लेना चाहिए, काट कर साफ़ तरीके से धो कर उसको फिर लहसुन ले लेना, लहसुन को थोड़ा सा कूट के थोड़ा सा उसमें पानी डाल लेना है, ग्राइंडर कर लो सबसे बेहतर है, उसमें सब्ज़ मिर्चें 2 डाल लेनी हैं और हल्की सी जवैन भी डाल लेनी है। फिर आप उसके ऊपर ना थोड़ा सा ये लेप करेंगे सारी चीज़ों का, लेप करके फिर उसे थोड़ी देर रख देना है। इसमें मछली मसाला डाल लेना शान कंपनी का, उसमें थोड़ा टेस्ट अच्छा है, उसको लगा के रख देना है फ्रिज में 2 घंटे कम से कम। फिर हल्का सा बेसन लगा के उसे घी थोड़े तेज़ आंच में रखना है, नहीं तो नीचे टच हो जाएगी, बाद में कहोगे कि वो नीचे टच होगी, वो सारी बिखर गई है, फिर वो नहीं बिखरेगी, गर्म से घी अच्छा होगा। तो उसे निकाल कर थोड़ा सा बाहर, फिर अखबार से थोड़ा सा दबाना है, जिसे करते हैं हल्का हल्का दबा कर, फिर आप उसके अंदर फेंकोगे ना तो बेहतरीन मछली बनेगी। बाद में उसे नींबू निचोड़ो और काली मिर्च ऊपर थोड़ी सी धूड़ दो, तो वो एक टेस्टी बड़ा माहौल बन जाएगा। अच्छा आसिफ भाई, आखिरी सवाल मुझे ये बताएं, जिस इलाके में अभी हम बैठे हुए हैं, हमारे बहुत सारे नौजवान पाकिस्तान से, इस मुल्क से मायूस होकर गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर जाते हैं, रास्ते में कुछ तो मौत के मुंह में चले जाते हैं, कुछ ज़ख्मी हो जाते हैं, कुछ सारी ज़िंदगी के लिए लापता हो जाते हैं, वालिदैन को दुख दे जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के अंदर अब कारोबार के हालात कैसे हैं? पाकिस्तान में कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करें तो पाकिस्तान के अंदर ही आपका यूरोप बन सकता है? हमारे जवानों में मुझे बड़ी हैरानगी होती है, कुछ तो लोग इधर आ कहते हैं बेरोज़गारी है, मुझे तो बेरोज़गारी नहीं नज़र आती। कहाँ है बेरोज़गारी? मुझे मज़दूर 2 बंदे मैं वो भी रखूँगा। आप जैसे पंजाबी में कहते हो ज़हनी तवाज़ुन इसका बहुत काम है, वो भी मुझे 2 में वो भी, वो आप उनसे काम लेने का तरीका आना चाहिए आपको। नौजवानों के लिए ये है कि खुदा की कसम से कोई मुश्किल नहीं इस मुल्क में पैसा कमाना, आप मेहनत करो, ये आपका मुल्क है, जहाँ आपको उन लोगों के जाके वो क्या कहते हैं घरों में काम भी करते हो, सफाइयाँ भी करते हो, अपने घर में अपने खुद बर्तन ठा कर नहीं रखते उधर, वहाँ जाते हैं रास्ते में इतने ख़तरनाक मसाइल से गुजरते हैं, घरों को ज़मीनें बेच के उधर चले जाते हो। आप ज़मीन बेचो ना, कारोबार करो ना। मुझे ये समझ आती है कारोबार में घाटा कैसे पड़ जाता है, मुझे ये बड़ी हैरानगी होती है, घाटा पड़ गया कैसे? ये चेयर पड़ी है, ये मेरे सामने पड़ी है, इसका घाटा कैसे, किस चीज़ का? आपकी कोताहियों से घाटा, आप गाफिल रहते हो थोड़े से, आप गैर जिम्मेदार हो, तब आप घाटा पड़ता है, वैसे तो घाटा ही कोई नहीं।
आपको देख के मुझे एक और आखिरी सवाल याद आ गया, ये जो आप पग पहनते हैं ये शुरू से पहनते हैं या पंजाब की निशानी की वजह से आप शौक हुआ है? मेरे वालिद साहब भी पहनते, मेरे दादा जान भी पहनते थे, आगे मैं भी पहनता हूँ। मेरा बड़ा बेटा फौत हो गया, वो भी पहनना शुरू कर दिया था उसने। अब एक छोटा बेटा है, वो भी ज़रूर पहनेगा, मुझे यकीन है, मेरा ईमान है इस पर। सर नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाई मौलवी आसिफ फ़िश पॉइंट से। अब इनको मछली फरोश नहीं कहना, क्योंकि इन्होंने जिद्दत के तमाम तरीके अपना लिए। कुछ अर्सा पहले मज़दूर थे, खाली हाथ थे, जेब में कुछ नहीं था, लेकिन ख्वाब बहुत बड़े थे कि एक दिन करोड़ों का रेस्टोरेंट बनाना है। और आज ये करोड़ों का रेस्टोरेंट यहाँ पर मौजूद है। रसूल बिराज के आसपास के जितने रहने वाले लोग हैं वो तो इनको अच्छे से जानते हैं, बल्कि अब तो मैं ये कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में जो भी फ़िश लवर्स हैं वो मौलवी आसिफ के नाम से खूब वाकिफ़ हैं। तो आप ये बताइए कि कभी आपका रसूल बिराज से गुजर हुआ तो क्या आप यहाँ पर रुके, इनको आपने देखा? क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सबसे पहले पाकिस्तान।